नमस्कार। विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता के पिछले लेक्चर में हम सभी ने डेफिनेशन क्लॉज 22 तक कर लिए थे, दो सेक्शन 2 का 22 सब क्लॉज तक कर लिए थे। आज इसके आगे करने जा रहे हैं। जहां तक आज की क्लास में कंप्लीट हो पाएंगे वहां तक करेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 2 का सब क्लॉज 23 ओथ है। तो ओथ क्या है? सोलेम अफर्मेशन बाय लॉ before public servant for the purpose of proof whether presented in court or not। ठीक है। ओथ की डेफिनेशन ये सोलेम अफर्मेशन, किसी भी बात को शपथ लेकर कहना कि हाँ मैं ऐसा ऐसा कहता हूं, रिक्वायर्ड बाय लॉ या फिर ऑथराइज बाय लॉ या फिर लॉ ने ऑथराइज किया हो। ऑथराइज बाय लॉ किसके सामने? पब्लिक सर्वेंट के समक्ष। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ वेदर प्रेजेंटेड इन कोर्ट, चाहे वो कोर्ट में दी जाए या न दी जाए। अब जैसे कि लोगों को एक भ्रम है लोगों के दिमाग में कि कोर्ट में गीता पर शपथ दिलाई जाती है या कुरान पर शपथ दिलाई जाती है, धर्म ग्रंथ पर किसी पर शपथ दिलाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोर्ट में जब शपथ दिलाई जाती है तो सीधे से ये कहा जाता है कि शपथ लेकर कहो कि मैं सच बोलूंगा, बस उसके बाद एविडेंस स्टार्ट हो जाती है। तो वो तो एक कोर्ट की ओथ की बात हो गई। पर कोई पेपर पे अगर कोई ओथ ले रहा है, पेपर पे मतलब आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर वगैरह दे रखा होगा, आपने देखा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर देखा होगा, तो उसमें किसी पब्लिक अथॉरिटी के सामने, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने हम स्टाम्प प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर लिखा होता है, जो कुछ भी आप लिखते हैं लास्ट में जो डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, वो आप ओथ लेकर कह रहे होते हैं कि ये सारे मेरे संज्ञान में, मुझे ये जो 1 2 3 पैराज लिखे ये मेरे निजी ज्ञान में या मुझे प्राप्त सूचना के आधार पर या मेरे रीजन टू बिलीव पर ये सत्य है। ठीक है। तो वो ओथ के श्रेणी में आता है जो आप स्टाम्प पेपर पर लिख के देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत क्रिटिकल डेफिनेशन है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिंपल तरीके से पढ़ लिया था, उसको समझने की कोशिश करिए। 2 का 24 ऑफेंस। तो पहले कहता है एनीथिंग इज ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ अंडर दिस संहिता मतलब बीएनएस। ठीक है। एक्सेप्ट क्लॉज ए एंड एक्सेप्ट क्लॉज बी। क्या इतनी ही बात कहना पर्याप्त नहीं था? ये ए और बी क्लॉज क्या कह रहे हैं? तो ए और बी क्लास में आप देखेंगे कई सारे सेक्शन दे रखे हैं। सब सेक्शन 2 का 8 का सेक्शन 2 3 4 5 8 का सेक्शन 8 का है ना, सेक्शन 8 का, ऐसे कई सारे सेक्शन दे रखे हैं। तो उन सभी सेक्शंस में बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है, वो जो सेक्शंस मेंशन्ड है उसमें जहां पर वर्ड ऑफेंस मेंशन्ड है वो ऑफेंस या तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर हो या एनी अदर लॉ, कोई भी अदर लॉ, मतलब लोकल लॉ, एनी अदर लॉ या लोकल लॉ या स्पेशल लॉ। ठीक है, उसके अंतर्गत हो जो भी वर्ड ऑफेंस आएंगे। ठीक है, वो इन सब सेक्शंस में, ठीक है, वो जहां पर वो ऑफेंस है, जहां पर इन सेक्शंस में बीएनएस के अंतर्गत वो अपराध है या किसी अन्य उसके एक्ट के अंतर्गत अपराध है। बात यहीं पर क्यों नहीं खत्म हो गई? सारी बात तो कंप्लीट हो गई, पर बी सब सेक्शन में उसमें बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं। अगर आपको एक बिल्कुल क्रक्स में याद रखना हो कि ऑफेंस क्या है, किसी को एक लाइन बोलना हो, तो ये सफिशिएंट है, इतना। ठीक है। पर जब हम बीएनएस पढ़ रहे हैं
और एक एक वर्ड को एम्फेसाइज करके पढ़ रहे हैं तो फिर समझना जरूरी है। कोई पूछे ऑफेंस क्या है, एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और प्रोहिबिटेड बाय अंडर बीएनएस। लेकिन बाकी एक्ट का क्या, बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जो बीएनएस में अपराध नहीं होते, वो बीएनएस में नहीं दे रखे हैं अपराध संकलित, वो अलग एक्ट में दे रखे हैं। जैसे कि तो बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है कि बहुत सारे सेक्शंस दे रखे हैं, उन सेक्शंस का जिक्र बीएनएस में या किसी लोकल लॉ के अंतर्गत, या लोकल लॉ कोई भी है उसमें 6 मंथ से ऊपर का पनिशमेंट जिसमें हो वो कृत्य अपराध है। ऐसा कोई कृत्य जो बीएनएस में आ गया तो बात तो खत्म हो गई कि बीएनएस में आने वाला हर अपराध जो है वो अपराध है, बीएनएस में आने वाला वो ऑफेंस की श्रेणी में आता है। पर कोई लोकल लॉ, अगर कोई दूसरा लॉ, लोकल लॉ स्पेशल लॉ है, तो उसमें अगर 6 मंथ का पनिशमेंट है, ठीक है, इससे कम का नहीं, तो वो क्या है, ऑफेंस होगा। ठीक है, सेक्शन 24 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी फाइव टू का ओमिशन, ओमिशन किसी कार्य का लोप। तो एक सिंगल ओमिशन जैसे एक्ट की डेफिनेशन थी, या फिर सीरीज ऑफ ओमिशन 26 पे आ जाइए। 26 में पर्सन, तो पर्सन में दे रखा है कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड। इसका मतलब क्या है, यानी कंपनी, फर्म, ये सभी क्या है, ये भी पर्सन्स की श्रेणी में आती है। ठीक है, फिर आ जाइए 27 पब्लिक। पब्लिक की डेफिनेशन क्या है, पब्लिक की डेफिनेशन है क्लास ऑफ पर्सन और कम्युनिटी। ठीक है, एनी क्लास या फिर कम्युनिटी और कम्युनिटी। ठीक है, वो पर्सन में आ गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती जो टाइम लेगी थोड़ा सा, तो और उसको समझना जरूरी है। 28 पब्लिक सर्वेंट। टोटल 11 टाइप दे रखे हैं, 11 प्रकार के, ए से स्टार्ट होते हैं। तो ए में आ जाता है सबसे पहले एनी कमीशन्ड ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। कोई भी ऑफिसर जो है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर है, तो वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आएगा। इसके बाद आ जाता है एनी जज, ठीक है, और बॉडी ऑफ जजेस। आपने देखा होगा ट्रिब्यूनल में, जैसे आप चले जाइए कंज्यूमर के ट्रिब्यूनल में चले जाइए, कंज्यूमर फोरम के, तो वहां पर क्या होता है, एक न्यायिक श्रेणी का अधिकारी होता है और दूसरा एक मेंबर होता है। ठीक है, किसी भी समाज के किसी फील्ड से होता है वो जनरली, तो वो भी उस वहां की डेफिनेशन में वो जज है। ठीक है, तो जज की डेफिनेशन में आ गया। सी में आ जाए, सी। अब यहां पर 3 टाइप दे रखे हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होंगे वो, लिक्विडेटर, कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड लिक्विडेटर, कमिश्नर और रिसीवर। तो ये होंगे, ये भी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आएंगे, लिक्विडेटर, कमिश्नर, रिसीवर। अब आ जाइए
असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत। ई में आ जाएगा आर्बिट्रेटर, लेकिन किसके द्वारा? अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तब अपॉइंटेड बाय कोर्ट, कोई भी आर्बिट्रेटर जो है वो अगर कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया किसी डिसीजन को एडजुडिकेट, किसी मामले को एडजुडिकेट करने के लिए, तो वो भी एक पब्लिक ऑफिसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F, any officer empowered to keep or place any person in confinement, किसी को कैद में रखने की जिसको शक्ति दी गई है वो पब्लिक सर्वेंट है। तो यानी एक तो जेलर हो गया, सुधार गृह जो होते हैं वहां का कोई अधिकारी हो गया, वो भी पब्लिक सर्वेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जी। देख लीजिए, एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू रिपोर्ट ऑफेंस, प्रिवेंट ऑफेंस। ठीक है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है, यानी इसमें सारे पुलिस के अधिकारी आ गए। ठीक है, उसकी ड्यूटी है रिपोर्ट को रोक, किसी ऑफेंस को रोकना या उसको रिपोर्ट करना। अब H एक बड़ी क्लास है, H और I। तो H और I को समझिएगा। H में, तो H में कई सारे फंक्शंस दे रखे हैं, वो लोग जो ऐसा काम करेंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है, तो पहला है, ये 1 2 3 करके नहीं लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए तोड़ता हूं चीजों को। टू कीप, टू रिसीव और एक्सटेंड प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी प्रॉपर्टी को कोई आदमी रिसीव करता है, रखता है या उसको विस्तारित करता है, वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है टू सर्वे, टू असेसमेंट और टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, मेक नहीं, जो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा है टू सर्वे, टू असेसमेंट, टू और टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, टू एग्जीक्यूट रेवेन्यू प्रोसेस to investigate or to report any matter affecting pecuniary interest of government। समझ लीजिए, पिक्यूनियरी क्या होता है? आर्थिक, गवर्नमेंट का कोई भी आर्थिक जो मामला है जिसको वो कोई प्रभावित कर रहा है, ऐसा कोई मामला। ठीक है, टू एग्जीक्यूट रेवेन्यू प्रोसेस, रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, टू इन्वेस्टिगेट करना, ऐसे मामलों को रिपोर्ट करना जो गवर्नमेंट के आर्थिक हितों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, 1 2 3 है नहीं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, 1 2 3 समझाने का तरीका है। ठीक है, 4 आ जाइए,
to keep authenticate any document on behalf any document for relating to pecuniary interest of government। पांचवा आ जाता है टू प्रिवेंट इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। कोई भी ऐसा लॉ जिससे गवर्नमेंट के पिक्यूनियर इंटरेस्ट प्रभावित होता है। प्रिवेंट इन्फ्रैक्शन मतलब गवर्नमेंट कोई भी कानून का वायलेशन रोकना जिससे गवर्नमेंट का पिक्यूनियर इंटरेस्ट प्रभावित होता है। ये 5 कैटेगरी रखें एच में, ठीक है, बड़ा पैराग्राफ है। तो पहला, किसी प्रॉपर्टी को जो रिसीव करता है, रखता है, विस्तारित करता है, वो पब्लिक सर्वेंट है। सर्वे करता है, असेसमेंट करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। टू एग्जीक्यूट रेवेन्यू प्रोसेस करता है, टू इन्वेस्टिगेट करता है, टू रिपोर्ट करता है उस मैटर को जो गवर्नमेंट के आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकता है, या किसी डॉक्यूमेंट को जो बनाता है, ऑथेंटिकेट करता है, या फिर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। अब आई बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ठीक है। अंतर बता दूं पहले मैं, ये एच जो है, जो पब्लिक ऑफिसर जो क्या है गवर्नमेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं। आई में अंतर क्या है, वो लोकल बॉडीज के लिए, लोकल बॉडीज नगर निगम, पंचायत, इस तरह की बॉडीज के लिए। तो इसी को अभी देखो आई कर देंगे और क्या मिटा देंगे देखिएगा, आई विलेज, टाउन और एनी लोकल बॉडी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। लोकल बॉडी मतलब विलेज, टाउन, ठीक है। टू एग्जीक्यूट रेवेन्यू पर्सन विलेज का, ठीक है, हो गई, आई की डेफिनेशन हो गई। तो एच और आई में बेसिक अंतर क्या है, एच जो ऑफिसर है वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आई में जो ऑफिसर काम कर रहे हैं किसके लिए, किसी लोकल बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे टाउन और विलेज के लिए, उसके लिए जो काम करे वो पब्लिक ऑफिसर है। तो एच और आई हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, जे ऑफिसर जिनके ऊपर ड्यूटी है टू मेंटेन इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल मतलब चुनाव से संबंधित जो आंकड़ा रखते हैं सारा मेंटेन करते हैं, वो हो गया सारा, ठीक है। अब आ गया के, बस यहीं तक है। के में क्या है, बड़ी बढ़िया डेफिनेशन है। कोई भी व्यक्ति, दो क्लास दे रखी है, एक तो क्या है, कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन कोई भी है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो समझते हैं जैसे गेल, सेल, ये सब गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, तो वहां पर भी जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड है वो पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है। एक तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी है कि कोई भी व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट से कुछ भी रिम्यूनरेशन मिलता है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कमीशन मिलता है। मतलब समझिए, गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखती कई बार चीज लोगों को संविदा पर रखती है, या किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करती है कि आप रख लो, अपॉइंटमेंट कर लो, हम आपको इतना पेमेंट करेंगे ठेके पे, ठीक है। तो उस पर्पज के लिए, गवर्नमेंट के किसी पर्पज के लिए गवर्नमेंट से डायरेक्ट रिम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह मिल रहा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। यानी मान के चलिए गवर्नमेंट ने किसी जगह पर अपना अपना टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए कोई टोल बना रखा है, ठीक है। तो वो भले ही प्राइवेट पर्सन है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट से उसको रिम्यूनरेशन कमीशन जाता है, इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। हाँ, एलआईसी गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन है, तो वो भी हाँ, ठीक है। नहीं, एजेंट पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। एलआईसी में जो वर्क रेगुलर अपॉइंटेड पर्सन है वो एजेंट नहीं आएगा, क्योंकि एजेंट को डायरेक्ट गवर्नमेंट से रिम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट से कमीशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हो गई। 28 पे आ गया।
29 बड़ी बढ़िया डेफिनेशन है इसकी। रीजन टू बिलीव, reason to believe. One person is said to have reason to believe who have sufficient cause to believe but not otherwise. मैंने इसका उदाहरण भी ध्यान दिया होगा, सबसे पहली क्लास में दिया था, भारतीय न्याय संहिता की सबसे पहली क्लास में दिया था कि अगर चोंगुमल के पास रात को कोई व्यक्ति जो आता है, चोंगुमल हमारे करेक्टर हैं, इनके पास रात को कोई आ गया, घड़ी खरीद लो, ध्यान आया वो एग्जाम्पल, घड़ी खरीद लो, 500 रुपये में बेच रहा हूँ, रोलेक्स की घड़ी है, तो इनके पास सफिशिएंट कॉज है इस बात का, ठीक है, कि ये इस व्यक्ति क्या कर रहा है, चोरी की घड़ी बेच रहा है, ठीक है। तो रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन है एनी पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव, सुन लीजिए, लिखूंगा नहीं, एनी पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव हु हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, जिसके पास पर्याप्त कारण है किसी बात को विश्वास करने का, वो उसको कहा जाता है कि उसके पास रीजन टू बिलीव, ऐसा मानने का कारण है, बट नॉट अदरवाइज। तो ये डेफिनेशन 29 हो गई। थर्टी स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ है एनी लॉ फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष विषय के लिए कोई लॉ बनाया गया तो वो क्या है, स्पेशल लॉ है, ठीक है। अब 31 आ जाइए, लास्ट यहीं तक आज करेंगे। 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल, समझिएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट से किसी के राइट्स, किसी व्यक्ति के अधिकार ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट वो क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में सारे डॉक्यूमेंट्स ही आते हैं, ठीक है। तो आज 31 तक हो गया है हमारा खत्म। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अब रेगुलर मैनर में क्लासेस होती रहेंगी। आप सभी का सहयोग बनाए रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।